everyone, welcome back to Your Thoughts Are Valid. And in today's video, we are going to learn about psychotherapy. This video is just like a basic introduction to what psychotherapy is and like what are its types. So, without further delay, let's just start with the video. So, psychotherapy is the treatment by psychological means problems of an emotional nature in which a trained person deliberately establishes a professional relationship with the patient with the objective of. So, psychotherapy is like a treatment, which is like psychological in nature. किन चीजों ये ट्रीटमेंट किस चीज के लिए होता है दिस इज लाइक उन प्रॉब्लम्स के लिए जो कि इमोशनल होती हैं जिनका नेचर इमोशनल होता है तो जिसमें एक ट्रेन पर्सन जो होता है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है क्लाइंट के साथ पेशेंट के साथ जिस ऑब्जेक्टिव से तीन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं पहला कि रिमूव करना मॉडिफाई करना या रिटार्ड करना एग्जिस्टिंग सिम्टम्स को सिम्टम्स लाइक सैडनेस या फिर कोई माल अडेप्टिव एक्टिविटी लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग उनको या तो रिमूव करना या बिहेवियर मॉडिफाई कर देना या फिर सिम्टम्स को कम कर देना तो पहला ऑब्जेक्टिव वो हो सकता है दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है मीडिएटिंग डिस्टर्ब्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो भी बिहेवियर में डिस्टर्ब्ड पैटर्न्स हैं लाइक बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा एग्रेशन है उसको मीडिएट करना देन थर्ड कैन बी प्रमोटिंग पॉजिटिव पर्सनालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो पर्सनालिटी ग्रोथ हो इंसान की एंड डेवलपमेंट हो उस चीज को प्रमोट करना कि कैसे हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है या फिर मोटिवेटेड कैसे रहना है ऑल दोज थिंग्स देन साइकोथेरेपी इज अ बॉडी ऑफ प्रोसीजर्स that overlap techniques used in counseling, social casework, education, and rehabilitation, even though its goals may be different. तो साइकोथेरेपी इज लाइक सब बॉडी जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं और वर्ल्ड एप्स इट यूजेस लाइक बहुत सारे टेक्निक्स जिनको कि काउंसलिंग में यूज किया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं सोशल केस वर्क में यूज किया जाता है या एजुकेशन में या रिहैब में ऑल दो उसके गोल डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है तो इट्स लाइक अ बॉडी ऑफ प्रोसीजर्स तो मेन हमें यही याद रखना है दैट इट इज अ ट्रीटमेंट विच फॉर प्रॉब्लम्स विच आर इमोशनल इन नेचर a trained person establishes a professional relationship with the patient and objectives can be like removing modifying or retarding existing systems then mediating disturbed patterns of behavior or promoting positive personality growth and development when the therapeutic relationship is a collaborative undertaking started and maintained on a professional level toward specific therapeutic objectives. More than one therapist may work together. तो जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होती है वो एक कोलैबोरेटिव अंडरटेकिंग होती है ठीक है लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द थेरेपिस्ट इट शुड बी इन कोलैब विद द क्लाइंट और विद द पेशेंट इसको स्टार्ट किया जाता है मेंटेन किया जाता है प्रोफेशनल लेवल पे ही कभी भी इसको पर्सनल लेवल पे नहीं लेके जाया जाता एंड कुछ थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उस बेसिस पे इसको स्टार्ट किया जाता है मेंटेन किया जाता है और मोर देन वन थेरेपिस्ट एक साथ काम कर सकते हैं लाइक वी कैन से कि दो थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं सपोज यू नो लाइक कोई चाइल्ड है विद डाउन सिंड्रोम तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और देर इज वन therapist who practices CBT or we can say REBT or any other type of therapist therapy तो basically वो साथ में मिल के करते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम है फाइन मोटर स्किल्स वगैरह पे काम करना नॉर्मल थेरेपिस्ट का काम है बच्चे की चाइल्ड की मेंटल प्रोसेस समझना तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर तो एक साथ लाइक जरूरी नहीं है कि एक ही थेरेपिस्ट काम करेगा मल्टीपल थेरेपिस्ट या को थेरेपिस्ट कैन बी देयर देन साइकोथेरेपी एम्स एट अ रिजोल्यूशन ऑफ ब्लॉक्स in psychosocial development in order that the individual may aspire to a more complete creative self-fulfillment, more productive attitudes towards life, and more gratifying relationships with people.
तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो साइकोथेरेपी है वो उसकी एम क्या होती है कि वो सपोज जो भी इंसान का साइको सोशल डेवलपमेंट होता है उसको उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है साइको सोशल डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आई जो भी ब्लॉक्स आए उनको रिजॉल्व करना जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ पाए उसमें और प्रोडक्टिव एटीट्यूड्स आ पाए लाइफ को लेके और वो उसके लोगों के साथ रिलेशनशिप ज्यादा ग्रेटिफाइंग हो और जो गोल्स होते हैं साइकोथेरेपी के वो एक्सटेंड करते हैं इट कैन बी जस्ट अबाउट कंट्रोलिंग सिम्टम्स and it can be related to liberation of rich resources of the human mind from neurotic obstructions that thwart its purpose and stunt its growth. ठीक है तो कैन बी लाइक मतलब बहुत एक्सटेंडेड वर्जन होता है साइकोथेरेपी लाइक उसके गोल्स बहुत ज्यादा वैरी कर सकते हैं इट कैन जस्ट बी अबाउट फॉर कंट्रोलिंग सिम्टम्स और इट कैन बी अबाउट लाइक रिसोर्स गेन करना टू लीड अप हेल्थ टू लिव अ सेल्फ फुलफिल्ड लाइफ so all those things are there then moving on to approaches to psychotherapy fall into five broad categories ठीक है जो भी साइको हम बोल सकते हैं कि साइकोथेरेपी के जितने भी अप्रोचेस होते हैं वो मेन फाइव की फाइव ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं पहला हो गया साइको एनालिसिस और साइकोडायनामिक थेरेपीज विच फोकसेस ऑन चेंजिंग प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर फीलिंग एंड थॉट बाय डिस्कवरिंग अनकॉन्शियस मीनिंग्स एंड मोटिवेशंस तो इसमें फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वगैरह आ गया फ्रॉइडियन थ्योरी आ गई और न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी आ गई तो साइको एनालिसिस और साइकोडायनामिक थेरेपीज अनकॉन्शियस पे फोकस करती हैं एंड उसके थ्रू प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को चेंज करने पे फोकस करती हैं तो पहला हो गया साइको एनालिसिस इन साइकोडायनामिक थेरेपी दूसरा है बिहेवियर थेरेपी तो ये अप्रोच फोकस करता है लर्निंग का जो रोल होता है डेवलप करने में नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को इसमें जैसे वान पैवलॉव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी और desensitizing might help a client with a phobia through repeated exposure to whatever it is that causes anxiety. तो desensitizing में क्या करते हैं कि बार बार जो भी चीज एंजाइटी प्रोवोक कर रही है उसको हम एक्सपोज इंसान को उस चीज से एक्सपोज करते हैं जब तक इंसान को उस चीज से एंजाइटी होना कम ना हो जाए बंद ना हो जाए तो डिसेंसिटाइजिंग को फोबिया वगैरह के फोबिया के लिए यूज किया जाता है फोबिया ट्रीट करने के लिए ई एल थॉर्नडाइक जो थे ही डिस्कवर्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे डिपेंडेंट होती है टू शेप बिहेवियर्स टू शेप पीपल्स बिहेवियर तो इसमें जो मेन लोग इन्वॉल्व थे वो थे पैवलॉव एंड बी एफ स्किनर एंड ई एल थॉर्नडाइक तो ये दूसरा अप्रोच हो गया बिहेवियर थेरेपी का तीसरा अप्रोच है कॉग्निटिव थेरेपी विच एम्फेसाइजेस की विच एम्फेसाइजेस व्हाट पीपल थिंक रादर देन व्हाट दे डू ये एक्शन पे उतना ध्यान नहीं देती जितना ये थिंकिंग पे ध्यान देती है लोगों की तो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट का ये मानना है कि ये डिसफंक्शनल थिंकिंग होती है जिससे डिसफंक्शनल इमोशंस या बिहेवियर होते हैं तो थॉट्स को चेंज करके लोग चेंज कर सकते हैं कि वो कैसा फील करते हैं और वो क्या करते हैं जब अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो एंजाइटी कम होगी माल अडेप्टिव बिहेवियर्स कम होंगे तो इट फोकसेस ऑन चेंजिंग द थॉट प्रोसेस तो ये हो गया तीसरा अप्रोच पहला था साइको एनालिसिस एंड साइको डायनामिक दूसरा था बिहेवियर तीसरा है कॉग्निटिव देन मूविंग ऑन टू फोर्थ वन विच इज ह्यूमनिस्टिक थेरेपी तो ये जो अप्रोच है ये एम्फेसाइज करता है लोगों की कैपेसिटी टू मेक रैशनल चॉइसेस एंड टू डेवलप टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल इसमें सबसे मेन है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी विच हेल्प क्लाइंट्स चेंज बाय एम्फेसाइजिंग देयर कंसर्न केयर एंड इंटरेस्ट गेस्टॉल्ट थेरेपी एम्फेसाइज करती है जिसको हम ऑर्गेनिज्मिक होलिज्म बोलते हैं which means the importance of being aware of the here and now and accepting responsibility for yourself और existential therapy फोकस करती है फ्री विल पे सेल्फ डिटर्मिनेशन पे एंड द सर्च फॉर मीनिंग
So I've covered humanistic therapy in detail in another video in which I've covered humanism, existentialism, and gestalt की एक अलग video है. So you can learn about these approaches in detail in those videos. हाँ, तो बहुत ही brief में मैं बता रही हूँ कि humanistic therapy basically emphasize करते हैं कि लोग सही choices बना rational choices बनाने के capable होते हैं एंड वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं. इसमें तीन मेन थेरेपी हमने पढ़नी होती है ह्यूमनिज्म के अंदर. पहली थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, फिर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, फिर गेस्टोइक थेरेपी. तो क्लाइंट सेंटर्ड में क्या आता है कि क्लाइंट्स को फोकस करना, क्लाइंट्स को चेंज करना, उनकी कंसर्न, केयर और इंटरेस्ट पे फोकस करके. गेस्टोइक थेरेपी एम्फेसाइज करती है कि प्रेजेंट में रहना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए चीजों की. और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इज अबाउट free will, self-determination, and search for meaning. And the last one is integrative और holistic therapy. तो बहुत सारे थेरेपिस्ट एक ही अप्रोच पे नहीं अटके रहते. इंस्टेड वो अलग अलग अप्रोच से चीजें ब्लेंड करते हैं और अपने ट्रीटमेंट में इंक्लूड करते हैं एज पर देयर क्लाइंट्स नीड. ठीक है, तो ये हो गया होलिस्टिक थेरेपी. तो ये हो गए 5 अप्रोच. मूविंग ऑन, व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ साइकोथेरेपी. तो इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेम्बर दिस. पहला है सपोर्टिव थेरेपी. सपोर्टिव थेरेपी में क्या होता है, दिस एम्स टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट. ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करती है उन इंडिविजुअल्स को जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर लाइफ चैलेंजेस से डील कर रहे हैं. ये क्लाइंट को हेल्प करती है एम्पथी ऑफर करके, एनकरेजमेंट ऑफर करके, कोपिंग स्ट्रैटेजीज ऑफर करके, उनकी एबिलिटी एनहांस करके टू हैंडल स्ट्रेस, और सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करके, बेटर इमोशनल वेलबींग डेवलप करके. एंड इट इज यूजुअली यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर थेराप्यूटिक अप्रोचेस एंड कैन बी अ वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान्स. और जो स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज की जाती है सपोर्टिव साइकोथेरेपी में, वो है एक्टिव लिसनिंग, एम्पथी, encouragement, साइको एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेट्रा. देन टॉकिंग अबाउट री एजुकेटिव थेरेपी, जिसको हम री एजुकेशन थेरेपी भी बोलते हैं. सो ये वो थेरेपी है जो कि फोकस करती है इंडिविजुअल को हेल्प करने में नई स्किल सीखना, नए बिहेवियर सीखना और कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीखना, जिससे वो अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस कर सके. ये पर्टिकुलरली यूजफुल होती है उन लोगों के लिए जिनको हु नीड टू डेवलप और रीलर्न सर्टेन लाइफ स्किल्स. ठीक है, इम्प्रूव देयर सेल्फ मैनेजमेंट और अडेप्ट टू न्यू सर्कमस्टेंसेस. और ये एक फॉर्म होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का जिसमें जो क्लाइंट होता है वो सीखता है effective ways of handling and coping with problem and relationship through a form of non-reconstructive therapy. जैसे कि रिलेशनशिप थेरेपी हो गई, बिहेवियर थेरेपी हो गई, परसुएशन थेरेपी हो गई, या रियलिटी थेरेपी हो गई. तो दिस इज अबाउट री-एडुकेटिव थेरेपी. एंड लास्ट वन इज रिकंस्ट्रक्टिव साइकोथेरेपी. इसको हम कंट्रास्ट कर सकते हैं सपोर्टिव थेरेपी के साथ, और इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं री-एडुकेटिव थेरेपी के साथ. हाउ एवर जो कि लाइन है इन तीनों अप्रोचेज में वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, ये ओवरलैप करते हैं, क्योंकि जो सपोर्टिव और री-एडुकेटिव थेरेपी है उनका एक कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट हो सकता है, और जो रिकंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो हमेशा कंटेन करता है कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स सपोर्टिव और रीएड्यूकेटिव थेरेपी दोनों के. तो इस थेरेपी में क्या होता है, जो रिलीफ होता है सिम्टम्स का वो इनडायरेक्टली कैसे अचीव किया जाता है, उसको इनडायरेक्टली अचीव किया जाता है बेसिकली, क्योंकि इट कम्स अबाउट थ्रू अ रिविजन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेशेंट्स बेसिक एटीट्यूड्स towards himself as well as with the relation एज हिज रिलेशनशिप विद अदर पीपल. ठीक है, क्योंकि कैसे सिम्टम्स में लाइक सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का मतलब जो क्लाइंट है उसका जो बेसिक एटीट्यूड है उसमें कुछ चेंज आया है, वो रीऑर्गेनाइज हुआ है या रिवाइज हुआ है खुद के साथ, या फिर हाउ दैट पर्सन वाज विद अदर पीपल, उसके थ्रू सिम्टम्स में रिलीफ आया है.
not only to alleviate symptoms but also to produce alternations in maladaptive character structure and to expedite new adaptive potentials. ठीक है, तो ये सिर्फ सिम्टम्स को खत्म करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये चेंजेस लाता है माल अडेप्टिव करेक्टर स्ट्रक्चर में, एंड ये नए हेल्दी बिहेवियर को सीखने में भी हेल्प करता है। इसकी ये जो एम होती है, इट कैन बी अचीव्ड by bringing into consciousness and awareness of insight into conflicts, fears, inhibition and their manifestation. तो ये एम कैसे अचीव होती है? कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को, बेसिकली जो अवेयरनेस होती है इनसाइट की, कि हमारी इनसाइट क्या है, उसको कॉन्शियस उसकी बाय ब्रिंगिंग इनटू कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ इनसाइट, किस चीज में, लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू या फियर के थ्रू, मतलब हम कॉन्शियसनेस में जो भी क्लाइंट है उसको अवेयर करवा रहे हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है या फिर जो भी उसके फियर्स हैं वो कैसे उसके बिहेवियर में शो हो रहा है। तो जब हम ये इंसाइट दिलवाते हैं क्लाइंट को, उसके थ्रू हम ये सब गोल्स अचीव कर सकते हैं। Then psychotherapy can take different formats depending on the style of the therapist and the needs of the patient. और कुछ फॉर्मेट जो कि हम यूजुअली एनकाउंटर करते हैं, पहला हो गया इंडिविजुअल थेरेपी, which involves what? Which involves working one on one with a psychotherapist। ठीक है, तो इंडिविजुअल थेरेपी में वन ऑन वन सेशंस होते हैं क्लाइंट के साथ। देन कपल्स थेरेपी में थेरेपिस्ट काम करता है कपल के साथ इम्प्रूव करने के लिए उनकी रिलेशनशिप को। देन फैमिली थेरेपी में तो गोल होता है, वो ये होता है कि डायनामिक्स जो है फैमिली के बीच, एक फैमिली के लोगों के बीच, उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल इंडिविजुअल्स जो कि एक फैमिली के पार्ट हैं। और ग्रुप थेरेपी जिसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है जिनका एक कॉमन गोल होता है। Like this approach allows members of the group to offer and receive support from others as well as practice new behaviors within a supportive and receptive group. Then, what are the significant variables in psychotherapy? So, we will move to that. पर एक बार मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्या क्या, पहले हमने 5 अप्रोच पढ़े साइकोथेरेपी के, जो कि हो सकते हैं साइको एनालिसिस, साइकोडायनामिक, देन बिहेवियर, देन कॉग्निटिव, देन ह्यूमनिस्टिक एंड लास्ट वन इज होलिस्टिक। फिर हमने 3 मेन ग्रुपिंग्स पढ़ी वैरायटी ऑफ साइकोथेरेपी की, सपोर्टिव, री एडुकेटिव, रिकंस्ट्रक्टिव। और फिर हमने फॉर्मेट पढ़े विच कैन बी इंडिविजुअल, कपल्स, फैमिली, ग्रुप। नाउ टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स इन साइकोथेरेपी, तो रिलेशनल वेरिएबल्स होगा एक तो। रिलेशनल वेरिएबल्स क्या हो गए? एम्पैथी हो गई, अटैचमेंट स्टाइल हो गया, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, वार्मथ हो गई, जेन्युइननेस हो गई। देन प्रोफेशनल वेरिएबल्स में क्या आ गया कि थियोरेटिकल ओरिएंटेशन क्या है, ट्रेनिंग लेवल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, थेरेपिस्ट का व्यू क्या है साइकोथेरेपी पे, ओवरऑल केस लोड कितना है, सुपरवाइजरी स्टेटस क्या है। ठीक है, तो रिलेशनल वेरिएबल्स मीन्स लाइक इट इज लाइक रिलेटिव इन नेचर बेसिकली। लाइक हर एक क्लाइंट के साथ एज अ therapist your empathy level would be different, your attachment style would be different, then how much unconditional positive regard you can give to a particular client, that is also very relative in nature। कितनी respect, warmth, genuineness, all these components are very relative in nature। Professional variables is more like कि professionally how a therapist is, like कि उनका theoretical orientation क्या है, like कि approach क्या है, वो कितने ज्यादा ट्रेंड है, एक्सपीरियंस कितना है, थेरेपिस्ट का व्यू क्या है साइकोथेरेपी पे, या फिर ओवरऑल केस लोड कितना है, सुपरवाइजरी स्टेटस क्या है। देन डेमोग्राफिक और डाइवर्सिटी वेरिएबल्स में आ गया कि एज क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, एथनिसिटी क्या है, वैल्यूज क्या है, या फिर क्लाइंट थेरेपिस्ट में क्या सिमिलैरिटीज हैं। पर्सनालिटी वेरिएबल्स में आ गया कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट की पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी हैं, एटीट्यूड्स क्या क्या हैं, हाउ फ्लेक्सिबल दे बोथ आर, काइंडनेस कितनी है, ट्रस्ट वर्दीनेस कितनी है।
एडजस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, एंड देन देर इज डेवलपमेंटल एंड पर्सनल वेरिएबल्स, जिसमें आ गया थेरेपिस्ट का लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट और थेरेपिस्ट का फंक्शनिंग लेवल, सेल्फ एफिकेसी, डिग्री ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड हॉस्टिलिटी, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये पांच मेन वेरिएबल्स हो गए: रिलेशनल, प्रोफेशनल, डेमोग्राफिक एंड डाइवर्सिटी, पर्सनालिटी, एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंटल एंड पर्सनल। देन मूविंग ऑन टू पेशेंट और क्लाइंट वेरिएबल्स। तो साइकोथेरेपी में पेशेंट वेरिएबल का मतलब इट रेफर्स की क्लाइंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं और क्या सर्कमस्टेंसेस हैं दैट इन्फ्लुएंस की थेरेप्यूटिक प्रोसेस कैसी होगी और आउटकम कैसा होगा। तो पहला क्लाइंट वेरिएबल क्या होता है? सिंड्रोम और सिम्टोमेटिक कंप्लेंट, कि टेक्निक्स कैसे अप्लाई की जाएंगी, थेरेपिस्ट का कितना फेथ है अपने मेथड में, और जो कॉन्फिडेंस है पेशेंट का थेरेपिस्ट में कि वो जो भी प्रोसीजर वो यूज करने वाले हैं उन उस प्रोसीजर में, दैट ऑल विल डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्पेशल टेक्निक। ठीक है, तो इट इज अबाउट की टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, थेरेपिस्ट का अपने मेथड में कितना बिलीफ है, और पेशेंट को कितना कॉन्फिडेंस है थेरेपिस्ट में। Then second one is selective response of the patient into the therapist. तो at its core जो patient का reaction होता है therapist को, that often represent कि patient कैसा feel करता है therapist के बारे में। जैसे कि emotions and attitudes जो भी project करता है client therapist पे, that can even start before therapy session actually started. Like पहले से कोई मेंटल सेट के साथ अगर क्लाइंट आ रहा है कि यार ये थेरेपिस्ट के रिव्यूज अच्छे नहीं है या वट एवर, तो ऐसा जो मेंटल सेट है दैट इट विल फैशन फीलिंग्स जो कि डायरेक्शन ऑफ थेरेपी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अगर पेशेंट ये मानता है कि अथॉरिटी खराब है या कंट्रोलिंग है, तो इंटरव्यू के टाइम पे कुछ यू कैन सी कि जो थेरेपिस्ट है दैट ही और शी कैन नोटिस कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहा है क्लाइंट। तो बेसिकली जो भी पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है थेरेपिस्ट को लेके या फिर थेरेपिस्ट के सामने, दैट इज लाइक अनदर वेरिएबल। देन सिलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट इनटू द थेरेपिस्ट टेक्निक्स। ये अभी हमने थेरेपिस्ट की बात करी थी, अब हम थेरेपिस्ट की टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। तो पेशेंट को सब कभी कभी प्री कंसीव नोशंस होता है या बायस होता है कुछ अबाउट सर्टेन थेरेपी टेक्निक्स, लाइक कुछ क्लाइंट्स बोल सकते हैं कि उनके लिए लाइक दे आर नॉट कंफर्टेबल विद यू नो गोइंग इन टू पास्ट। वो सिर्फ प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पे फोकस करना चाहते हैं, वो अनकॉन्शियस वगैरह डिस्कवर नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियसली ऐसे जो क्लाइंट्स हैं वो दे वुड बी बायस्ड अगेंस्ट साइको साइको एनालिटिक अप्रोच। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे लिखा है कि hypnosis, they can they might see hypnosis as a magical solution to all problems, or as something that could lead to loss of control and manipulation. So, regardless of the techniques chosen, it's crucial that they align with the patient beliefs. तो ये बहुत ही important होता है कि जो भी अप्रोच थेरेपिस्ट यूज कर रहा है वो पेशेंट के क्लाइंट के बिलीफ से मैच करे। जैसे कि अगर एक पेशेंट स्ट्रांगली बिलीव करता है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल फैक्टर्स में, कि जो स्पिरिचुअल फैक्टर्स होते हैं दैट कॉज इलनेस, तो दे मे बेनिफिट मोर फ्रॉम अ शमान और विच डॉक्टर देन फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, तो इट इज यूजुअली लाइक इट रियली मैटर्स अ लॉट कि क्लाइंट को ट्रस्ट होना चाहिए अपने थेरेपिस्ट पे। तो अगर एक क्लाइंट है वो फेथ नहीं रखता ट्रीटमेंट में, जो भी ट्रीटमेंट वो ले रहा है, तो इवन मोस्ट एडवांस थेरेपीज विल बी इनफेक्टिव। और पेशेंट्स में हैव प्री कंसेप्शन थेरेपी टेक्निक्स को लेके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी टेक्निक दे हैव चोजन दैट अलाइन विद क्लाइंट्स बिलीफ। देन देर इज फोर्थ वन विच इज रेडीनेस फॉर चेंज। तो एक इंसान जो है अगर वो बहुत ही लाइक
is very much excited and is like very much ready to change himself or herself, तो फिर वो किसी भी टेक्निक पे they will respond to any technique which will be used, and उस टेक्निक से they will gain a lot. So what components enter into a satisfactory readiness for change have not been exactly defined, but they probably include कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए थेरेपी में जाने के लिए, एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा, एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फ्लेक्सिबल डिफेंसेस की, एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि दे कैन टॉलरेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइटी एंड deprivation, and the ability either to adapt or to constructively change one's environment. ठीक है. Then there is this another um, variable, patient variable, degree and persistence of childish distortions. तो जो डिस्टॉर्टेड इमेजेस होती हैं चाइल्डहुड की, जो अनग्रेटिफाइड नीड्स होती हैं या अनहोलसम डिफेंसेस होते हैं, वो एडल्ट लाइफ में शो करते हैं, एंड दैट आल्सो इन्फ्लुएंस स्पीड डायरेक्शन और थेरेपी के गोल्स. इनसाइडर्सली दे ऑपरेट एज रेजिस्टेंस, तो कभी कभी ये यूजुअली यू कैन सी दोज डिफेंसेस, those distorted images in form of resistance in the therapy, and it can like impede counseling ka process, therapy ka process, uh, so that also matters a lot. तो पेशेंट या क्लाइंट वेरिएबल्स में हमने 5 वेरिएबल पढ़े. पहला था सिंड्रोम और सिम्टोमेटिक कंप्लेंट, जिसमें आ रहा था कि कौन सी टेक्निक्स कैसे अप्लाई की जाएंगी, और थेरेपिस्ट का कितना बिलीफ है अपने मेथड्स में, और पेशेंट को कॉन्फिडेंस है अपने थेरेपिस्ट में या नहीं. फिर था सिलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट टू थेरेपिस्ट, मतलब बेसिकली पेशेंट क्या सोचता है अपने थेरेपिस्ट के बारे में. Then third one was selective response of the patient to the therapist techniques, कि patient उस particular approach में believe करता है या नहीं, फिर वो कितना ready है change के लिए. And last one was degree and persistence of childish distortions. So these were the 5 client variables or patient variables. Now talking about therapist variables. तो जो थेरेपिस्ट वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर बेसिकली करेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट थेरेपिस्ट के, जो कि थेरेपी की जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और साइकोथेरेपी की जो भी आउटकम्स होंगी. स्पेसिफिक वेरिएबल्स जैसे कि थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, या फिर नॉन स्पेसिफिक वेरिएबल्स जैसे कि एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप, बोथ इन्फ्लुएंस थेरेप्यूटिक आउटकम more than situational variables which are like demographic characteristics. ठीक है. या फिर थेरेपिस्ट का थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन. सो देन स्पेसिफिक वेरिएबल्स जो होते हैं, दे आर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस एंड टेक्निक्स which are identified by psychotherapist as being important component of an efficient therapeutic process. ठीक है. स्पेसिफिक वेरिएबल्स थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होते हैं या टेक्निक्स होते हैं, जो कि थेरेपिस्ट जो होते हैं वो की इम्पोर्टेंट समझते हैं थेरेपी प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने में. तो जो मेन प्रोफेशनल वेरिएबल्स होते हैं, द मेन प्रोफेशनल वेरिएबल्स विद एन इम्पैक्ट ऑन थेराप्यूटिक आउटकम आर, कौन कौन से होते हैं. पहला हो गया थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, देन देयर इज ट्रेनिंग लेवल, देन एक्सपीरियंस, फिर थेरेपिस्ट का व्यू क्या है साइकोथेरेपी पे, एंड ओवरऑल केस लोड एंड सुपरवाइजरी स्टेटस. Okay, so moving on to personality factors. Just a minute. Um, okay, yeah. तो मतलब थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि कौन सा अप्रोच थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. फिर उनकी ट्रेनिंग कैसी रही है, ट्रेनिंग लेवल क्या है, एंड देन एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट. फिर थेरेपिस्ट साइकोथेरेपी के बारे में क्या सोचता है, दैट मैटर्स अ लॉट. एंड अगर केस लोड बहुत ज्यादा है तो बहुत चांसेस है कि लाइक काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है. तो ये थेरेपिस्ट वेरिएबल हो गए. देन टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी फैक्टर्स,
अगर पर्सनालिटी फैक्टर्स को देखा जाए एक थेरेपिस्ट वेरिएबल की तरह साइकोथेरेपी में, तो इट इज लाइक कि थेरेपिस्ट की खुद की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और क्वालिटीज क्या हैं, जो कि थेराप्यूटिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को विद द क्लाइंट। ये फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं कि थेरेपिस्ट कितना ज्यादा एम्पैथेटिक है, उसमें कितना पेशेंस है, हाउ असर्टिव द थेरेपिस्ट इज, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, कल्चरल सेंसिटिविटी है या नहीं, पर्सनल वैल्यूज क्या है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थेरेपिस्ट की जो पर्सनालिटी होती है वो इम्पैक्ट करती है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के डायनामिक्स को और ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को, एज वेल एज हाउ दे अप्रोच एंड रिस्पॉन्ड टू देयर क्लाइंट्स नीड्स एंड इश्यूज। ठीक है, तो पर्सनालिटी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपिस्ट वेरिएबल होता है। देन चॉइस ऑफ टेक्निक्स, तो ये भी एक थेरेपिस्ट वेरिएबल ही होता है। इट मीन्स कि थेरेपिस्ट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है इन सेलेक्टिंग एंड एम्प्लॉइंग स्पेसिफिक थेराप्यूटिक मेथड्स, इंटरवेंशंस और अप्रोचेस टू एड्रेस द क्लाइंट्स यूनिक नीड्स, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो वेरिएबल होता है ये चॉइस ऑफ टेक्निक्स का, इट इनकम्पासेस क्लाइंट का क्लिनिकल जजमेंट or expertise in tailoring the therapeutic process to best meet the client's requirements, contributing to the effectiveness and success of the therapy. Then, skill or experience in the implementation of techniques. Uh, it refers to the therapist's level of competence, proficiency, and familiarity with the therapeutic techniques they employ. It encompasses their ability to effectively apply these techniques in a manner that aligns with the client's needs and therapeutic goals. This variable recognizes the importance of the therapist's expertise and practical know how in delivering therapy, which can significantly impact the quality and success of the therapeutic process. देन डेवलपमेंटल एंड पर्सनल वेरिएबल्स, तो जो थेरेपिस्ट का लेवल होता है सेल्फ डेवलपमेंट का, थेरेपिस्ट जिनका इमोशनल डिसऑर्डर का लो लेवल होता है वो बेस्ट थेराप्यूटिक रिजल्ट्स देते हैं। थेरेपिस्ट का जो फंक्शनिंग लेवल होता है वो पॉजिटिवली को रिलेटेड होता है थेराप्यूटिक आउटकम के साथ। मतलब जितना हाईली थेरेपिस्ट फंक्शनल होगा उतना ज्यादा वो बेटर थेरेपी प्रोवाइड कर पाएगा। सेल्फ एफिकेसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर होता है performance का, which is more important than training or experience, and it is related to therapist का well-being and cultural attitudes and degree of self-directed hostility। तो जो therapist की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद बेटर वर्किंग अलायंस, वो होती हैं सेल्फ डायरेक्टेड होस्टिलिटी, more perceived social support और higher degree of comfort with closeness in interpersonal relationship, empathy, non-possessive warmth and genuineness। तो ये हो गए कुछ डेवलपमेंटल एंड पर्सनल वेरिएबल्स। देन सोशल एंड एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, तो इट्स लाइक एनवायरमेंट जो कि सपोर्ट नहीं करता या एनकरेज नहीं करता पेशेंट के नए डेवलप पैटर्न को, या फिर पनिश करता है पेशेंट को उसका उनके कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर के लिए, तो फिर इट विल टेंड टू रिवर्स द गेन्स ब्रॉट अबाउट बाय द थेराप्यूटिक प्रोसेस। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एक इन्वायरमेंट जो कि कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है दैट विल री थेराप्यूटिक गेन्स। ट्रीटमेंट को हम इनकम्प्लीट कंसीडर करेंगे अगर वो पेशेंट को प्रिपेयर नहीं करता फॉर द contingencies that will have to be faced when treatment is over. Like an alcoholic helped to give up drinking may not be able to remain dry so long as membership in a wine tasting club continues। ठीक है, अगर उसकी मेंबरशिप अभी भी है वाइन टेस्टिंग क्लब्स में तो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ज्यादा टाइम तक ड्राई नहीं रह पाएगा। और आफ्टर ट्रीटमेंट इट इज crucial to prepare the patient for real life challenges, like someone who quit a harmful habit might struggle if their environment doesn't change। ठीक है, इफ यू आर विद द सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि marijuana करते हैं देन इट इज वेरी मच लाइकली दैट यू विल इंडल्ज इन डूइंग marijuana अगेन once the treatment is over। तो जो थेरेपी प्लान है इट शुड कंसीडर पोस्ट ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट्स लाइक फाइंडिंग न्यू फ्रेंड्स और अ जॉब और इम्प्रूविंग फैमिली डायनेमिक्स थ्रू फैमिली थेरेपी।
then transferential and counter-transferential variables. So therapy may the initial positive relationship often serves during the first few sessions to quiet the patient's tensions and temporarily to restore a sense of mastery. ठीक है. तो थेरेपी में जो इनिशियल पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, अगर पहले एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, तो इट विल सर्व लाइक पहले फ्यू सेशंस में इट विल हेल्प कि जो क्लाइंट है उसकी टेंशन को लाइक उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा डिमिनिश हो जाएंगी एंड टेम्परली एक सेंस ऑफ मास्टरी आ जाएगा क्लाइंट में. A good deal of the responsibility for this happening, it resides in patient's need for an omnipotent idealized authority, the urgency of which is projected onto the therapist. Where the therapist is more ambitious or the patient requires more sessions to get well, a change often occurs in the image of the therapist that can precipitate a crisis in treatment. The patient begins to realize that the therapist is not a god, does not have all the answers. This disillusionment may exhibit itself in a forceful return of sentence and a crediting to the therapist of ineffectual or evil qualities. They draw their substance from a deep reservoir of fear and hate into which malevolent attitudes toward authority, some dating to childhood, have been restored. This transferential pollution may go on unconsciously and be manifested solely in dreams or acting out away from the therapeutic situation. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी good deal of responsibility of establishing like initial positive relationship, it is based on कि patient की क्या need है, एक idealized authority की कितनी need है, कितनी urgency है. एंड ये प्रोजेक्ट होता है थेरेपिस्ट पे. जब थेरेपिस्ट ज्यादा एम्बिशियस होता है या फिर पेशेंट को ज्यादा सेशन चाहिए होते हैं टू सी अ चेंज, तो एक यूजुअली थेरेपिस्ट की जो इमेज होती है उसमें चेंज आता है जो कि क्राइसिस, जो कि इट कैन प्रेसिपिटेट अ क्राइसिस इन द ट्रीटमेंट. लाइक पेशेंट को ये समझ में आ जाएगा कि थेरेपिस्ट कोई गॉड नहीं है या मजिशियन नहीं है और उसको सारे आंसर्स नहीं होते. तो ये जो डिसइल्यूजनमेंट होता है, तो इससे बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि सिम्टम्स दोबारा से आ जाएंगे या फिर थेरेपिस्ट को समझना कि वो इनफेक्टिव है. तो इससे क्या होता है, एक देयर कैन बी दिस फियर और हेट जो कि विच कैन लाइक मतलब they will start showing this fear or hate towards the therapist, which it might be related to childhood client के. तो ये जो ट्रांसपेरेंशियल पोल्यूशन होता है ये अनकॉन्शियसली शो होता है थेरेपी प्रोसेस में. एंड इट कैन बी सीन इन लाइक ड्रीम्स के वे में या फिर लाइक therapy situation में if the client is showing resistance of some kind, तो उस time पे it can be seen. A dynamically oriented therapist searches for transferential signs, realizing both the potential for helping the client resolve some of the deepest problems through the insightful understanding of transference and the destructive effect that unrecognized transference can have on the therapeutic process. ठीक है. तो जो थेरेपिस्ट डायनामिकली ओरिएंटेड है वो ये ट्रांसपेरेंशियल साइंस के लिए लुक आउट करेगा. ये रियलाइज करेगा कि देर इज दिस पोटेंशियल पेशेंट को हेल्प करने में टू रिजॉल्व अपने डीपेस्ट प्रॉब्लम्स. कैसे बाय समझ के कि ट्रांसपेरेंस मतलब बेसिकली देर वुड बी दिस इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंस हो रहा है. दिस इज रिलेटेड टू मतलब पहले क्लाइंट ट्राई टू सॉ अ मदर इन मी एंड देन ही और शी रियलाइज कि आई एम नॉट गॉड या मैजिशियन. तो फिर जो भी फियर या हेट था मदर को लेकर, नाउ दैट इज लाइक शोइंग इन द थेराप्यूटिक प्रोसेस. तो थेरेपिस्ट वो नोटिस कर लेगा and the destructive effect that unrecognized transference can have on the therapeutic process and how it can like destructively affect uh,
ये थेरेपी का प्रोसेस वो भी थेरेपिस्ट समझ पाएगा। और जो जिस थेरेपिस्ट को कोई अवेयरनेस नहीं है ट्रांसपेरेंस की, वो ट्रूली हैंडीकैप हो जाएगा इस इन पेशेंट्स को मैनेज करने में, जिनका रिएक्शन जो है ट्रीटमेंट में वो बहुत ही पैराडॉक्सिकल या इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो वो नहीं समझ पा रहे कि देयर इज ट्रांसपेरेंस हैपनिंग। So, a good degree of stability is required on the part of therapist in order to handle transference reactions when they occur. An unstable therapist finds it difficult because of counter transference. तो अगर therapist unstable है तो फिर उसके लिए ये difficult होगा to identify transference, क्योंकि counter transference हो रहा है उस केस में, to control responding negatively when challenged or unfairly accused by a patient in transference, जिससे कि वो कंट्रोल कर पाए नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना जब भी उनको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है थेरेपी क्लाइंट के साथ, या फिर क्लाइंट अनफेयरली उनको एक्यूज कर रहा है because of transference. So, impulsively discharging or furiously cowing the patient into submission will obviously rob the patient of an opportunity to work through problems with authority. तो या तो इम्पल्सिवली क्लाइंट को टर्मिनेट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, या फिर फ्यूरियसली काव कर दिया पेशेंट को। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर पाएगा, उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। काउंटर ट्रांसफेरेंस इज ऑफ कोर्स हमेशा ये हार्मफुल नहीं होता। कुछ केसेस में इट में अलर्ट थेरेपिस्ट टू traits and maneuvers of the patient that arouse important feeling in other people। ठीक है, तो it may alert therapist to traits and maneuvers of the patient that arouse important feelings in other people। Like basically उनमें वो feeling आ रही है because transference happened, तो फिर therapist will realize कि ये अगर I can feel this way, तो जो भी people है around this person might also feel this way, which can give like an insight into traits and maneuvers of the patient. The important thing is how therapists utilize countertransference toward bringing out the unconscious needs and conflicts of the patient while describing the effect they can have personally as well as on others. Counter-transferential elements encourage therapists to project onto patients aspects of their own inner needs of which the therapists are partly or wholly unaware। ठीक है, तो काउंटर ट्रांसपेरेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं उससे थेरेपिस्ट को अपने अनकॉन्शियस के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। And the last topic which we are going to study in today's video is resistance variables। तो साइकोथेरेपी में रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स जो कि क्लाइंट एग्जिबिट करते हैं, जिससे कि थेराप्यूटिक प्रोसेस स्लो हो जाती है या इम्पीड हो जाती है। इट कैन बी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस एंड इट यूजुअली रिफ्लेक्ट क्लाइंट का स्ट्रगल with change या फिर fear of vulnerability or discomfort with addressing difficult emotions or issues। Resistance can take many forms, often following defensive maneuvers customary for the individual। Thus, patients may become evasive or forgetful, breaking, cancelling, or coming late for appointments। ठीक है, usually resistance is shown in the way कि वो भूल गए अपने सेशन के बारे में, या फिर कैंसिल कर दिया, या फिर लेट आ रहे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ही साइलेंस है सेशंस में। सो दे में इंडल्ज इन सुपरफिशियल रैम्बलिंग टॉक, लाइक वो मेन इशू पे जा ही नहीं रहे, वो दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स व्हिच डजंट इवन बॉदर देम। So they may try to disarm the therapist with praise. Either they are, like praising the therapist too much, or they might become aggressive, argumentative, and accusatory towards the therapist. Women may become sexually seductive toward their male therapist, and men toward their female therapist. Destructive as they are, certain resistances protect the individual from catastrophic helplessness and anxiety। ठीक है, तो sometimes resistance helps the client to to deal with their anxiety। They are means of preserving important neurotic coping mechanisms।
The yielding of important defenses promises exposure to dangers far greater than the torments the patient already suffers. It is only when therapy is in a stalemate that sources of resistance must be uncovered. These are usually rooted in the immature needs and defenses inspired by dependent, masochistic, self-devaluating promptings. At some point, an explanation of where such promptings originated and how they are now operating will have to be given uh, the patient. Okay? So, this was about resistance variable. And in 1962, Freud referred to five types of resistance that come from the ego, id, and superego. तो पहला है रिप्रेशन रेजिस्टेंस जिसमें रिप्रेशन इज यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एंजाइटी. ठीक है. देन देयर कैन बी ट्रांसफेरेंस रेजिस्टेंस जो कि डिराइव होता है डिसअपॉइंटमेंट की वजह से इन द एनालिस्ट. या फिर द गेन ऑफ इलनेस रेजिस्टेंस जहाँ पे एक पेशेंट मेंटेन करता है अपने सिम्टम्स बिकॉज दे सेटिस्फाई सम इंटरनल डिमांड और strivings. And there is then repetition compulsion resistance, which works against giving up symptoms due to common compulsion and neurosis to repeat. And the last one is superego resistance, which stems from the conviction that one is obligated to suffer. ठीक है. So these are like five types of resistance जो कि फ्रॉइड ने दिए थे. रिप्रेशन इज लाइक कि हम उस चीज को भूल ही गए तो हम अवॉइड कर रहे हैं जिससे एंजाइटी ना हो. तो मतलब कि हम उस बारे में बात ही नहीं करते. ठीक है. देन ट्रांसफेरेंस रेजिस्टेंस जहाँ पे हम लाइक किसी अथॉरिटी फिगर से डिसअपॉइंटेड है लाइफ में एंड हमने वो अथॉरिटी अपने थेरेपिस्ट को दी थी एंड देन नाउ व्हेन वी रियलाइज कि थेरेपिस्ट इज नॉट परफेक्ट तो ट्रांसफेरेंस हो रहा है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस शो होगा. इट मे बी इन लाइक अग्रेसिव वे में हो सकता है या फिर नॉट कमिंग टू द सेशंस इन एनी वे. या फिर द गेन ऑफ इलनेस रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे जो क्लाइंट है वो मेंटेन करता है अपने सिम्टम्स बिकॉज लाइक उससे उसकी कुछ इंटरनल डिमांड्स सेटिस्फाई हो रही है. देन इट्स लाइक रिपीटेशन कंपल्शन रेजिस्टेंस जहाँ पे जो क्लाइंट है वो अपने सिम्टम्स को गिव अप नहीं करना चाहता. क्योंकि इट्स लाइक अ कंपल्शन इन न्यूरोसिस टू रिपीट. और सुपर ईगो में ये हो गया कि दे थिंक कि दे डिजर्व टू सफर इसलिए दे आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दोज यू नो हार्मफुल थॉट्स, डिसफंक्शनल थॉट्स. सो ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट लाइक बेसिक्स ऑफ साइकोथेरेपी जिसमें हमने डेफिनेशन समझी, अप्रोचेस समझे. देन हमने वेरिएबल्स पढ़े. तो हमने पेशेंट वेरिएबल्स पढ़े, हमने थेरेपिस्ट वेरिएबल्स पढ़े, सोशल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पढ़े, रेजिस्टेंस वेरिएबल्स पढ़े, ट्रांसफरेंशियल वेरिएबल्स भी पढ़े. सो दिस वाज अबाउट वेरिएबल्स एंड लाइक बेसिक्स ऑफ साइकोथेरेपी. आई होप जितना भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं दोज ऑल आर क्लियर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू so much for watching the video.